बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट एपिसोड से हम रिकनेक्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि कायनात तकरीबन जो हमारा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, इसको कहते हैं विजिबल यूनिवर्स या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाकी हिस्से हमें नज़र नहीं आते ना। क्यों नज़र नहीं आते? बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो वहाँ से लाइट ही हमें नहीं आती। तो इससे एक और प्रिंसिपल भी पता चलता है कि हमें कायनात की स्टडी एस्ट्रोनॉमी की हम वेव से करते हैं। तो जितनी ज़्यादा किसी को वेव्स आती होंगी और वेव्स की मैथमेटिक्स आती होगी, वो उतना एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर सकेगा। ठीक हो गया। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप की स्टडी आएगी इसमें, क्योंकि अगली हमारी किस्त ये है कि ये पार्ट हम काइंड ऑफ डिस्कस कर चुके हैं कि हम 4.56 बिलियन ईयर्स अगो तक पहुँचे थे और सूरज से प्लैनेट्स बन गए हैं और हमारा प्लैनेट भी बन गया जिसका नाम है अर्थ। अच्छा, इंसान का शुरू में थॉट ये था कि हर शय किस चीज़ की बनी हुई है? इन चार चीज़ों की, आग, पानी, हवा और मिट्टी। और ये थॉट बुनियादी तौर पे ये चार चीज़ों वाले एलिमेंट के चार एलिमेंट्स होते हैं, ग्रीक से आया। इंडियन जो थे ना, वो इसमें स्पेस भी ऐड करते थे, और जो चाइनीज़ हैं वो इसमें मेटल्स और वुड को अलहदा से ऐड करते थे। ठीक, यानी कि बंदा सोचता था कि यार हर चीज़ चार पांच चीज़ों की बनी हुई है। और फोर्सेस के बारे में बंदा यही सोचता था कि देखें, आग और हवा उड़ते हैं, पानी और मिट्टी नीचे आते हैं। तो जब दो ही फोर्सेस हैं, एक नीचे आने वाली, एक ऊपर जाने वाली। नीचे आने वाली को आप कह लें नाम देने के लिए ग्रेविटी, और ऊपर जाने वाली को एंटी ग्रेविटी नहीं, लेविटी। तो लेविटी इज एंटी ग्रेविटी। आजकल आप देखते हैं ना, वो ट्रेन्स होती हैं जो मैग्नेटिक होती हैं, जो नीचे टच नहीं करती, तो उनको हम क्या कहते हैं? लेविटेटिंग ट्रेन्स। ग्लोब भी ऐसे मिल जाते हैं जो नीचे टच नहीं कर रहे होते, हवा में हैंग कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे मैग्नेट्स होते हैं। ऐसे ग्लोब मिल जाते हैं, लेविटेटिंग ग्लोब्स। यू सीन। तो वो हूँ, तो बच्चे को ज़रा कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम भी लेविटेट कर रहे हैं असल में। जो अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा भी है कि हमने ज़मीन और आसमान को किसी फाउंडेशन के बगैर बनाया हुआ है। ठीक है ना, विदाउट एनी बिना, विदाउट एनी। तो वी आर काइंड फ्लोटिंग। तो ये ख्यालात थे, और ये ख्यालात पहली दफ़ा पता होना चाहिए वैसे नाम हीरोज़ के ग्रीक्स, एक जो बंदा था एम्प्लीडोक्लीज, फर्स्ट टाइम इसने ये डॉक्यूमेंट किया था कि ये लगता है कि ये चार है। अब हम कहते हैं ना एटम आया, तो एटम का ख्याल भी ग्रीक से आया है। ठीक है, बेबीलोनियन और सुमेरियंस पहली सिविलाइजेशन है, उसके बाद इजिप्शियंस, और फिर उन्होंने यूज़ करना चीज़ें शुरू कर दी, मिनरल्स भी, ये सारी चीज़ें इंसान ने। लेकिन फिर ग्रीक्स के दौर में उसकी एक किस्म की, इंसान एक नए लेवल पे पहुंच चुका था जहाँ पे मोर साइंटिफिक थॉट वाज इमर्जिंग। तो एटम का लफ्ज़ आपको पता है कहाँ से है? अब हम कहते हैं ना कि नहीं, ये तो नहीं है, इनके अंदर चीज़ें हैं, पार्टिकल्स हैं, और एटम है। एटम का मतलब क्या है? अनब्रेकेबल। द वर्ड कम्स फ्रॉम, एक ग्रीक ही था, क्या नाम था उसका? डेमोक्राइटस प्रोबेबली। उसने और उसके मेंटोर, हिज मेंटोर वाज ल्यूक्राइटस। तो उन्होंने मिलके एक लफ्ज़ कहा कि यार लगता ये है कि हर चीज़ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से बनी है जिनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एटम। लेकिन अब हमें पता है कि हम एटम को हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है, लेकिन लफ्ज़ वही आ रहा है। वो ट्रेडिशनली बाज़ का ऐसा होता है। ठीक, जिस तरह हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो असल में अंदर में क्या है? साउथ पोल। लेकिन अब हम नॉर्थ ही उसको कहते हैं। ठीक, बिकॉज हमने उसको, हम सारी किताबें तो नहीं रीराइट कर सकते ना, तो इट्स कमिंग एज ए ट्रेडिशन। तो ये भी एक पुराने दौर के एनेक्सीमेंडर जो हैं, ये दो नाम आने चाहिए कि उनकी बच्चों को स्टोरी भी बंदा सुना सकता है कि उस ज़माने से इंसान ये सोच रहा था कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं, और ये जो होते हैं रॉक्स, ये हमें क्या बता सकती हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। नॉक तो ज़मीन अलहदा हुई सूरज से, और सूरज का आज हमें पता है कि सूरज गैस है। बिकॉज किसी चीज़ को भी गर्म करें, ये आसानी से बात बच्चे को भी समझ आती है, किसी चीज़ को भी गर्म करें तो क्या बन जाता है? गैस। और गैस को फर्दर गर्म करें तो आयोनाइज हो जाता है। उसको हम कहते हैं कौन सी स्टेट? प्लाज्मा।
और सूरज इनफैक्ट इज इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट का मतलब है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई टाइड अप नहीं है, आयोनाइज्ड काइंड ऑफ स्टेट में है, ठीक है। तो लेकिन सूरज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। तो जब अर्थ वहां से अलहदा हुई, ऐसा सच आप सोचें तो उसमें क्या होगा? उसमें भी वही होगा, हाइड्रोजन और हीलियम ही होगा। लेकिन ये प्रोसेस जिस तरह हम सोचते हैं ना कि बड़ा लीनियर है, वो उस तरह अलहदा हो गई तो इस तरह हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक। द प्रोसेस इज काइंड ऑफ कंटिन्यूस एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब वो चीज़ें वो अलहदा हो रही हैं और घूम रही हैं तो ढेर सारे और एस्टेरॉयड्स, मीटियर्स एट्सेट्रा वो भी तो घूम रहे हैं ना। तो उस दौरान में वो भी तो उस प्लैनेट जो बन रहा है उस पर शावर कर रहे हैं। तो इट इज अंडरगोइंग थ्रू कंटिन्यूअस शावर ऑफ मैनी अदर थिंग्स coming from other planets and other parts of the universe, other planets नहीं, other parts of the universe also, ठीक है। अब देखें सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम के होने का एक और मतलब है कि सूरज में बाकी क्यों नहीं है, लिथियम क्यों नहीं है, कार्बन क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अब ढेर सारे है ना, कैल्शियम क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज में इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बनाए या दो हीलियम्स को कंबाइन करके फॉर एग्जांपल उससे बड़ा एटम बनाए या उनको कंबाइन करके कार्बन बनाए। अब इनको कंबाइन करने के लिए जो पावर चाहिए वो हमारे सोलर सिस्टम के बस की बात नहीं है। सो इसका मतलब है कि फिर ये सारे बड़े मिनरल जो हैं हाइड्रोजन हीलियम के अलावा, हीलियम इज द सिंपलेस्ट एटम, तो कहाँ से है? नो, हमारे सूरज में ये ताकत ही नहीं है। आई थिंक यूर हैं, हाँ, ये सारे कायनात के किसी ऐसे पार्ट से आए हैं जहां इतनी बड़ी ताकत थी, और इतनी बड़ी ताकत वो वहां होती है जहां पे गैलेक्सीज बन रही होती हैं, नेबुलाज। ऑलरेडी हीलियम था उसमें, किसमें? सूरज में। आप कह रहे हैं ना कि वो कंबाइन नहीं करता, सूरज में इतनी कैपेसिटी नहीं है। ओके, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एटम? हाइड्रोजन, ठीक। अब सूरज इतना बड़ा हो गया, फर्क करो एक स्टार जब भी इतना बड़ा हो जाए तो उसके जो सेंटर में उसका वजन कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ग्रेविटी बढ़ती जाती है ना, ग्रेविटी ऐड ऑन होती है, ग्रेविटी में कोई माइनस प्लस तो नहीं होता है, कीप्स ऑन एडिंग। तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द सन में वो दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा? हीलियम। लेकिन सेंटर ऑफ द सन में इतनी ताकत नहीं है कि इससे बड़ा भी कोई चीज बना सके। समझ आ गई ना? फिर क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को माइनस माइनस में वो भी तो करते हैं ना, प्रकाश। तो ये फिर बड़े सारे एलिमेंट कहां से आए? जहां पे गैलेक्सीज बनती हैं, द बिग स्ट्रक्चर, द सुपर स्ट्रक्चर, द सुपरनोवाज एंड नेबुलाज, जो इतने बड़े हैं जहां पे गैलेक्सीज बन रही होती हैं, वहां से ये सारे आए हैं। तो कुरान में आता है इन्ना अंज़लनाकल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया है। तो लोग पूछे लोहा कहां से आया? फ्रॉम द नेबुलाज एंड सुपरनोवाज, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आई है? और फ्रॉम देयर। कार्बन कहां से आई है? और फ्रॉम देयर, इनिशियली, ठीक है ना। क्योंकि इनिशियली कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना मार्स में भी है और स्टारों पे भी है, ठीक है। तो ये वहां बनी है, और उनके चूंकि जब ये फॉर्मेशन के प्रोसेस में वो शावर्स चल रहे थे, इधर उधर से चीजें आ रही थी, तो वो बन रहा था, ठीक। अब जो कायनात का खालिक है वो सारी चीजें प्लान कर रहा है कि इंसान को एट वन पॉइंट इन टाइम उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है। जैसे लोहे की भी जरूरत है, वुड की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, एटमॉस्फेयर की भी जरूरत है, और ऑक्सीजन भी इतनी होनी चाहिए कि वो उसको बर्न ही ना कर दे, उसमें न्यूट्रलाइज्ड कोई एजेंट भी होना चाहिए, न्यूट्रॉन। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो कि हीट अप ही ना हो जाए, वो सारी चीज़ें अब तैयार हो रही हैं। तो वन लेसन कि ये सारे एलिमेंट्स वेयर डिड दे कम फ्रॉम? नॉट फ्रॉम सोलर सिस्टम, फ्रॉम द वेरी वेरी फार फ्लंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हो गया। अब हमारी आज की स्टोरी तो सिंपल है कि अर्थ बहुत गर्म है, इसमें ये चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम है, सूरज का टुकड़ा है, वेरी हॉट एट टेम्परेचर एंड कूलिंग डाउन, ठीक। वो तो कूलिंग डाउन उसने होना शुरू किया। हमें जो अब तक पता है, द ओल्डेस्ट आयरन दैट वी हैव फाउंड, वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले हमें पता चला कि उस वक्त आयरन था, ठीक है। तो आयरन आ गया और ऑक्सीजन थी, तो कूलिंग डाउन होते 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 एक स्टेज ऐसी आ गई कि पूरी अर्थ
was actually showering with rains. ठीक है, तो एक किस्म का एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी बन गई होगी. ठीक है, पानी कहां से आया? चले, वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम ऑन द प्लैनेट? मतलब ये भी यूनिवर्स से आया है. एग्जैक्टली. पानी, ये अब देखना इस वक्त अर्थ का जो क्रस्ट है, हम चले ऊपर ऊपर का क्रस्ट इज वेरी थिन. मतलब ये आप प्याज लें तो ऊपर वाली लेयर है. क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या चीज है? ऑक्सीजन. दूसरे नंबर पे जो मिट्टी है, इट्स मोस्ट ऑफ देम इज सिलिकेट, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ठीक है ना, तकरीबन 45% ऑक्सीजन है, तकरीबन 25-27% सिलिकॉन है. तो मेजर बात तो यही हो गया, बाकी सारे हैं चूना मूना कैल्शियम एक्सेट्रा. ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये हर शय दूसरे प्लैनेट से आई हुई है. राइट. पानी भी हमारी अर्थ की अपनी पैदावार नहीं है. हमारा अब तक का ख्याल ये कि एस्टेरॉयड से ही ये पानी दूसरी पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स से आया है. ठीक. तो जो हमें अल्लाह ताला बताते हैं ना कि हमने हर शय किससे पैदा की? लाइफ, पानी से. तो लाइफ की सारी फॉर्म्स जो कि दो हैं मिसाल के तौर पे, द प्लांट्स एंड फॉना एंड फ्लोरा, वो कहाँ बनी होंगी? पानी में. पानी में, समुद्र में. तो ये समुद्र जो था ना, किसी जमाने में सारा एक था और उसके अंदर कोई इस किस्म की एक आधी लैंड का टुकड़ा ऊपर आया होगा और आस्ता आस्ता वो ड्राई अप हुआ होगा. तो कई जोन आए हैं हॉटनेस के, ड्राइनेस के. तो इनका हमने नाम रखा हुआ है क्रेटन्स. लैंड कैसे बन गई? मतलब पूरा पानी था तो वो जगह ऊपर हो गई, इसका मतलब है पानी था, इवेपोरेट हो गया, कुछ चीज़ें उसमें प्रॉपरली कंडेंस, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना. ठीक है, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, इवन जो मिट्टी का हिस्सा हैं वो है तो एलिमेंट्स ही ना. ठीक. तो कुछ ऊपर क्रस्ट खुश्क हो गया, ऊपर नीचे वो चीज़ें हैं और पानी पानी है, पानी पानी है. ठीक है, तो उस वक्त सारा पानी हमारा ख्याल है कि एक ही था और उसमें छोटे छोटे इस तरह टुकड़े लैंड के इमर्ज हो रहे, जिनको आजकल हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसके ऊपर हम बैठे हैं. तो कॉन्टिनेंट से पहले हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह ये सारे इकट्ठे थे तो उनको कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट्स. और सुपर कॉन्टिनेंट से पहले जो एक चीज़ इमर्ज हो रही थी उनका हमने नाम रखा हुआ है क्रेटन्स. तो ये भी एक तस्वीर बच्चों की होनी चाहिए कि कॉन्टिनेंट ऐसे थे, उससे पहले ऐसा था, उससे पहले ऐसा था. जैसे अब देखें ना, ऐसे कॉन्टिनेंट था और फिर इसके टुकड़े होने शुरू हो गए. ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये थ्रू आउट कोर ऑफ द अर्थ तक लैंड ही है, बीच में पानी की लेयर हो थोड़ी सी. नहीं, लैंड तो नहीं है, अर्थ के अंदर तो सारा लोहा है. आई मीन कि सॉलिड है. कॉन्टिनेंट सॉलिड है, यस ऑफ कोर्स. थ्रू आउट, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट तकरीबन 20 किलोमीटर तक है, आगे नीचे सारी लोहा है. किलोमीटर. हाँ, ओके. आगे नीचे सारा लोहा है. और इसी तरह पानी में जो ओशंस हैं उसके नीचे भी कोई 10 किलोमीटर तक ओशन का फ्लोर है, फिर लोहा है. यानी कि इस सारी अर्थ को आप सारा लोहे का बना दें, इस अर्थ का एक रेप्लिका बनाएं और वो लोहे का हो, उसका वजन और अर्थ का वजन सेम होता है. समझ आइए आपको बात? क्योंकि हमारे जो अंदर का लोहा है ना, ठीक, एक तो ऊपर की लेयर है बहुत छोटी, फ्रैक्शन में बहुत ही छोटी है. दूसरी बात यह है कि अंदर जो हमारा मोल्टन लोहा है वो प्रेस्ड है, तो उसकी डेंसिटी आम लोहे से ज्यादा है. समझ आ गई आपको बात? एक्चुअली वी आर आयरन बॉल, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा खुश्क है जिसके ऊपर लाइफ है. उस खुश्क हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. नो, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट. उसी क्रस्ट में विच इज काइंड ऑफ 20 किलोमीटर, उसी में सारे ओशन और लाइफ और फलाना हर है. तो हम कह रहे हैं कि अंदर नीचे दूसरी तरह गर्म है. ठीक है ना? तो क्रस्ट हौले हौले इज टेकिंग शेप, जहाँ पे पानी जो ऊपर से गिर रहा था वो भी आ रहा है और इसकी शक्ल हो रही है. फिर ये अलहदा होने शुरू हो गए हैं, सुपर कॉन्टिनेंट को बोलते थे. अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग जो सारी बातें हैं, ये हमें कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि ये पता थी. यानी इंसान ये तो कर रहा था कि इन लोगों ने कहा कि चीज़ें इससे बनी हैं, इसके बाद इंसान ने कोई मिनरल्स की और इन चीज़ों की खसूसियात भी देखना शुरू कर दी. इंसान को ये भी पता चल गया कि यार ये जो फ्लिंट स्टोन होता है ये आग पैदा कर सकता है. इंसान ने किसी ज़माने में ऐसा पत्थर भी देखा कि जो
नॉर्थ साउथ को जाता था, उसका नाम उसने मैग्नेटाइट रखा, जहाँ से मैग्नेट आया है। लेकिन एग्जैक्टली पिछले की स्टडी इंसान को उस वक्त पता चली जब उसने स्टडी करना शुरू की रॉक्स। तो जो इसमें एक हीरो, अच्छा ये चीज़ें पिछले 200 साल के अंदर अंदर लार्जली डिस्कवर हुई हैं, रादर एक सेंचुरी में। अल्फ्रेड वेगनर, इसने देखा जब इसने रॉक स्टडी की है तो सारी अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड कहाँ रखा हुआ है? रॉक्स में। और रॉक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से रखा हुआ है कि रॉक्स में जो एटम होते हैं वो बड़े एक पर्टिकुलर तरीके से डिके होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे इधर कोई चीज़ें रखी हुई हूँ ऐसे, और मैं आपको कहूँ कि यार एक साल में एक चीज़ चली जाती है, फिर दूसरे साल में दूसरी चली जाती है, तो आप इसको स्टडी करें तो उसमें 3 चीज़ें मिसिंग हो तो आप क्या कहेंगे? ओह इट इज़ 3 years old। ठीक, तो कार्बन जो है, कार्बन का एक वेरिएंट जो है कार्बन 14, वो इतने पर्टिकुलर फैशन से डिके होता है कि उसकी स्टडी हम करके कि इसमें कितना कार्बन घटा है, वी कैन फाइंड आउट कि इसकी डेट कितनी है, हाउ ओल्ड इट इज। तो अब देखिए सादा हर शय में अल्लाह ताला ने उसका डेटा भी सेव किया हुआ है। गॉट द पॉइंट? उधर वेव्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी में डेटा सेव्ड है, इधर रॉक्स हैं तो उनके उसमें डेटा सेव्ड है। अब पता हम सेकंड आजकल कैसे मेजर करते हैं? घड़ी के टुक से नहीं, सीजियम एटम की वाइब्रेशन से। सीजियम एटम कोई 1 बिलियन फलाना 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 इतने टाइम्स वाइब्रेट करे तो उसको 1 सेकंड कहते हैं। वहां से फिर बिलियन टाइम्स होगा। एग्जैक्टली आप गूगल में देखेंगे सीजियम एटम या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेकंड। तो हमें जो मोस्ट स्टेबल मिला हमने उससे ले ली। ठीक, कार्बन हमें स्टेबल मिला तो हम कार्बन डेटिंग ले लेते। ठीक, गॉट द पॉइंट? आई हैव अ पॉइंट कि सेकंड के मेजर करने के लिए हमने एटम इन क्यों लिया? क्योंकि वो फर्स्ट नो, थिंग थी। वी डिडंट टेक एटम। हम इनिशियली तो टाइम मेजर करते थे सितारों के मूवमेंट से, फिर हम मेजर करते थे सन डायल से, फिर हम मेजर करते थे वाटर क्लॉक से, फिर हम मेजर करते थे पेंडुलम से। फिर हमने देखा कि पेंडुलम भी ज़मीन पे रखें और पहाड़ के ऊपर रखें तो चूँकि ग्रेविटी चेंज हो जाती है तो पेंडुलम की कंडीशन भी चेंज हो जाती है, तो घड़ी सेम नहीं रहती। तो ऐसी कौन सी वाइब्रेशंस हैं जो बिल्कुल तब्दील ना होती हूँ या मिनिमल तब्दील होती हूँ या मिलियन साल में 1 सेकंड? अब जो सीजियम एटम है वो 20 मिलियन ईयर्स में एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड चेंज होता है। तो वी हैड टू फाइंड समथिंग, इट्स स्टिल नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, बट सो फॉर द मोस्ट प्रिसाइज एक्यूरेट व्हाटएवर द टर्म। फिर वो ऊपर जाए नीचे जाए तो एक ही रहता है, वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है। सीजियम एटम। तो ठीक हो गया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने देखा कि यार अमेरिकन कॉन्टिनेंट के फॉसिल्स रॉक्स और ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका की टिप के रॉक्स, इनमें सेम किस्म के क्यों हैं एनिमल्स? ये तो बहुत दूर दूर हैं। तो यहीं से सवाल पैदा हुआ कि फिर ये कौवे इधर भी हैं और उधर भी हैं, चिड़िया इधर भी है उधर भी है। ओह, ही केम अप द आइडिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इकट्ठे थे, एंड देन ही फाउंड द पजल। तो ऐसे लगे रहे किसी सवाल पे, इट्स ऑलवेज विद द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एक उसके ज़हन में आया व्हेन ही वाज यंग, एज हिज माइंड वाज सबकॉन्शियसली, और फिर अब एक टेनेसिटी से लगे रहे तो फिर अल्लाह ताला वो खोल देता है खुदा। तो ही वाज द पर्सन। ये जो हम कहते हैं ना ये सुपर कॉन्टिनेंट था पैंगिया, ये नाम भी उसी ने दिए, द सुपर कॉन्टिनेंट टर्म भी उसी ने ही दी है। ठीक, तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1910-20s में उसने किया है, 1930s ही डाइड। अच्छा, उसके बाद फिर अब लाइफ कहाँ से आई? ठीक है, लाइफ के बारे में भी इंसान का यही ख्याल है कि ऊपर से कोई चीज़ गिरी थी तो उसके अंदर शायद कोई लाइफ का कंपोनेंट था, कोई प्रोटीन, कोई एनीथिंग। तो इसको, इस थ्योरी को कहते हैं पैंस्पर्मिया, कि शायद ऊपर से कहीं आई। इसका मतलब कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में लाइफ थी, राइट? तो ये थ्योरी दी थी स्वीडन का जो आर्हीनस हमने पढ़ा हुआ ना, आर्हीनस की डेफिनेशन आती है एसिड्स में, आर्हीनस की इक्वेशंस आती हैं। आर्हीनस इज द पर्सन हु डिस्क्राइब्ड रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर चेंजेस जो हैं। तो ही इज अ बिग गाय, इनके कंटेम्प्रेरी है वेगनर का। वेगनर गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आर्हीनस ने बताया कि दूसरा लगता ही है कि ऐसे आई है। तो ये जो है तकरीबन 3.5 अरब साल पहले इंसान का ख्याल ये है
कि पहला इस किस्म का सादा तरीन चीज समुद्र में बनी, क्योंकि समुद्र का ऐसा टेम्परेचर था। अब ये हमारा ख्याल है ना कि वो बाई चांस तो कुछ नहीं होता,